नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद 20 साल आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपना पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने की शुरुआत हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। याद कीजिए, पिछले हफ्ते सुल्तानपुर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और आज जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी जमीन से लेकर आसमान तक यूपी में विकास की परियोजनाओं की शुरुआत हो रही है। और इस मौके का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेने में कर भी दिया। पहले की सरकारों पर परिवार और सिर्फ अपने इलाके के विकास का आरोप लगाया। कहा कि प्रोजेक्ट को अटकाने, भटकाने और लटकाने का काम किया जाता था, लेकिन अब सब कुछ योजना बनाकर किया जाता है। दूसरी तरफ अखिलेश ने आरोप लगाया कि एक तरफ हवाई अड्डे बना रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है। विकास की इसी मुद्दे पर यूपी में आज संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन सवाल तब भी यह बना हुआ है कि परियोजना की नींव रखने में 20 साल कैसे लग गए। आज हुंकार में इसी पर चर्चा करेंगे। बहस शुरू करूं उससे पहले किसने क्या कहा, ये जान लीजिए। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिट्ठी लिखकर तबकी केंद्र सरकार को कह दिया था इस एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए। ये कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? एक तरफ तो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, दूसरी तरफ हवाई अड्डा बना रहे हैं। पहले राजनीतिक लाभ के लिए आनन फानन में रेवड़ियों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की घोषणाएं होती थी, कागजों पर लकीरें खींच दी जाती थी। कि इसकी रूपरेखा सुश्री महन मायावती जी ने रखी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का हिस्सा है। जिनकी जमीन जा रही है उसमें उनको मुआवजा नहीं मिला। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट अटके नहीं, प्रोजेक्ट लटके नहीं, प्रोजेक्ट भटके नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा? और बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुंकार में, उनका स्वागत करते हुए मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। प्रमोद कृष्णम साहब, आचार्य प्रमोद कृष्णम नेता हैं कांग्रेस के। आचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपके साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है शांतनु। डॉक्टर अहमद खान साहब, प्रवक्ता हैं बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अवनिजेश अवस्थी साहब भी जुड़ चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, स्वागत है सर। राजकुमार भाटी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार जी, आपका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। शुरुआत सबसे पहले आचार्य जी मैं आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री ये क्लियरली कह चुके हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है जो आगे लेकर जा रही है। एक के बाद एक परियोजनाओं का फीता काटा जा रहा है। 20 साल लग जाते हैं जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में, तो क्या लगता है कौन किस पर भारी? रूबिका जी, देश के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का शिलान्यास करते हैं, नई योजनाओं का परियोजनाओं की घोषणा करते हैं, फीता काटते हैं, बनाते हैं, ये तो अच्छी बात है। इसमें कौन सी बुरी बात है? प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे इस काम को, देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं करेंगे तो मैं थोड़ी करूंगा या आप थोड़ी करेंगे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश की परियोजनाओं का, एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हुए उसको भाजपा की रैली में तब्दील कर देते हैं, क्या किसी प्रधानमंत्री ने आज तक पंडित नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह तक इस तरह का सरकारी कार्यक्रमों का राजनीतिकरण किया है? क्या किसी प्रधानमंत्री जी ने अपने से पूर्व प्रधानमंत्रियों की, पूर्व सरकारों को इतना बेइज्जत किया है? क्या कोई चीफ मिनिस्टर जिस तरह की भाषा आज योगी आदित्यनाथ जी ने बोली है, क्या किसी मुख्यमंत्री ने ये भाषा का प्रयोग किया है? उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है या शिलान्यास किया है, अभी उद्घाटन की तो बात नहीं है। मैं बिल्कुल इसका एप्रिशिएट करता हूँ, इसकी सराहना करता हूँ कि अच्छा विकास की राह में एक कदम है। लेकिन जिस तरह उन्होंने राजनीतिकरण किया, उन्होंने तो भाजपा की रैली को संबोधित कर दिया। ये किसी एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का कार्यक्रम आपको इस बात का बड़ा बुरा लगा कि विकास के काम पर वो इतराए भी ना? नहीं, वो बिल्कुल इतराए क्यों नहीं, ये अच्छे तमाशे करें। सरकारी कार्यक्रम, सरकारी धन से देश की जनता के पैसे से जो रैली हो रही है भाजपा की, इसका हिसाब किताब कौन लेगा? पहली बात। आपको ये लग रहा है कि जनता के पैसे से ये रैली हो रही है? शांतनु गुप्ता, जवाब दीजिए। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, क्या शोभा देता किसी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहते हुए? कौन सी ऐसी भाषा बोली जो आपको चुभी? ऐसा क्या उन्होंने कहा जो आपको चुभ गया? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा कि एक तरफ हम विकासवादी हैं, एक तरफ जिन्ना के अनुयायी हैं। भाई, जिन्ना के अनुयायी कौन है? आइडेंटिफाई करना आप। इस उत्तर प्रदेश में जिन्ना के अनुयायी हैं कौन, जरा बताइएगा। और जिन्ना के अनुयायियों से आपका मतलब क्या है? हाँ, क्या जिन्ना इस देश के जनता जानती जिन्ना है इस देश की आइडियल कौन है? जिन्ना के जनता इस अनुयायी देश के और उससे आपको क्यों दुख हुआ? नहीं, मैं रूबिका जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। एक मुख्यमंत्री अगर ये कहते हैं कि जिन्ना के अनुयायियों को, इसका मतलब वो जानते हैं कि जिन्ना के अनुयायी कौन है। कौन है? मैं जानना चाह रही हूँ, जिन्ना के अनुयायी कौन है? ये तो मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि जिन्ना के अनुयायी तो फिर आपको क्यों बुरा लग रहा है? इस शब्दावली का प्रयोग क्यों किया? ना आपसे लेना देना है, ना किसी और से लेना देना। उनको कहने दीजिए, वो कुछ कह रहे हैं तो मतलब कौन है जिन्ना के अनुयायी? मैं नहीं समझ पा रही हूँ, बताइए ना, आप मुझे बताइए आचार्य, कौन है जिन्ना के अनुयायी? क्या रूबिका जी, क्या इस उत्तर प्रदेश में उन्हें कोई जिन्ना का अनुयायी नजर आता है? उन्हें कौन नजर आता है? तो जरा मुख्यमंत्री जी बताएं या बीजेपी का कोई भी ऑफिस बेयर्स बताए कि इस प्रदेश में उन्हें जिन्ना का अनुयायी कौन नजर आता है? एक तो ये कि भाई ये तो देश के लिए बनाया गया जेवर एयरपोर्ट है जिसका शिलान्यास किया जा रहा है। खैर, दूसरा ये कि इसको आपने बीजेपी की रैली में क्यों तब्दील कर दिया? आचार्य प्रमोद कृष्णम इस पर सवाल आपसे पूछ रहे हैं। और दूसरा, ये कौन सी शब्दावली, ये कौन है जिन्ना का अनुयायी? की बात कर रहा हूं और एक नोएडा के नागरिक के होने के नाते, उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते मुझे बहुत गर्व है। आज मुझे गर्व इसलिए है कि इस नोएडा को अखिलेश यादव मनहूस कहते हैं नोएडा मनहूस है, मैं इसमें नहीं आऊंगा, अगर मैं यहाँ पे आया तो मेरी गद्दी छिन जाएगी। उस मनहूस नोएडा को, जिसको अखिलेश यादव मनहूस मानते थे, उसमें आज मोदी और योगी की डबल इंजन की सरकार ने एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दे दिया। पहले जो उद्घाटन होते थे कहाँ होते थे? विज्ञान भवन में 4 लोग आते थे, 10 लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे। अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया है पिछले 7 साल से? जो भी जनता की स्कीम है, जो भी जनता के बीच है, उसे जनता के बीच में जाके उद्घाटन किया है। अब एयरपोर्ट का बैठ के अगर अखिलेश, मैं आपको बताता हूँ अखिलेश क्या करते थे। अखिलेश नोएडा तो आते नहीं थे, कंप्यूटर में बैठ के टिक 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 करके सारे उद्घाटन कर देते थे। 2016 दिसंबर में ऐसे 300 प्रोजेक्ट, रूबिका 300 प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ के अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठ के टिक टिक कर दिया। और अब जब भी उससे नाम भी मिलता जुलता होता है तो भाटी जी आते हैं चैनल में, कहते हैं तो मेरा प्रोजेक्ट है। क्यों है? क्योंकि सोचा अखिलेश यादव ने था, क्योंकि लॉन्च टिक टिक तो पहली बार जनता के बीच में हो रहा है। अब आपको वो रैली लग रही है, आप बंद कमरों वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी योगी जनता के लोग हैं, वो जनता के बीच में आके लॉन्च कर रहे हैं। आप जिस प्रदेश को, जिस जगह को मनहूस बोलते थे, जिसमें आते नहीं थे आपके मुख्यमंत्री, अरे मेरी सत्ता छिन जाएगी, उसमें आके 2 लाख लोगों के बीच में आ रहे हैं। दर्जनों बार योगी जी आ चुके हैं।
तो मेरे ख्याल से अब जिन्नावादी कौन है सबको पता है आचार्य जी। अब चोर की दाढ़ी में तिनका है तो उसे चोर कोई बुरा लगेगा, उसे पता है कि जिन्नावादी कौन है इस देश में, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और भाटी जी के लोग तो आजकल जप रहे हैं जिन्ना 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 मंत्र, अखिलेश जी तो जप रहे हैं, सुबह 3 बार जिन्ना बोलते हैं, शाम को 3 बार जिन्ना बोलते हैं रैलियों में। चूंकि आपने भाटी जी का जिक्र कर दिया, मैं अब उनसे शुरुआत करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले शांतनु गुप्ता, ऐसी कई सी परियोजनाएं हैं जिसका टिक टिक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, योगी आदित्यनाथ ने भी किया, बाकी तमाम मुख्यमंत्रियों ने किया है। तो ये क्या बात हुई कि आपको वहीं जाकर वो करना है? इस चीज को आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बढ़ाया है और योगी आदित्यनाथ ने भी बनाया है। वो टिक उद्घाटन और वो टिक फीता काटना, वो सब आपके टाइम में भी हुआ है। तो ये ना कहें कि आप अलहदा हैं और ये अलग हैं। लेकिन राजकुमार भाटी जी, वो दाढ़ी का भी जिक्र हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंगली 3 लोगों की दाढ़ी है यहाँ पर। नहीं, मुझे बहुत प्रसन्नता है ये देखकर कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अखिलेश यादव से कितने घबराए हुए हैं, कितने डरे हुए हैं, कितने परेशान हैं। प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए आते हैं तो निशाना अखिलेश यादव पे साधते हैं। मुख्यमंत्री की नींद उड़ी हुई है, मुख्यमंत्री सोते जागते उठते बैठते भजन करते घंटी बजाते शंख बजाते अखिलेश यादव जपते हैं। इनके एक ये अवैध प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वैध तो हैं नहीं, कहते नहीं है खुद को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन है तो भारतीय जनता पार्टी के ही प्रवक्ता। उन्हें चिंता अखिलेश यादव की, आपने सवाल किया एयरपोर्ट पे, आपने आचार्य जी के सवालों पे सवाल किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव। लेकिन मैं आज के कार्यक्रम के बारे में रूपका जी 2 बातें जरूर कहना चाहूँगा। एक तो ये कि जिला गौतम बुद्ध नगर की सारी सरकारी मशीनरी प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ जुटाने के लिए लगाई गई। तहसील, अरे सुनिए, बीच में मत बोले कृपया, बीच में ना बोले। सारे तहसीलदारों ने सारे पटवारी लगा दिए बस भरने में, ब्लॉक बीडीओ ने सारे सेक्रेटरी ग्राम सेक्रेटरी लगा दिए, सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सारे राशन डीलर सब बस भरने में लगाए गए और फिर भी भीड़ नहीं हुई। 5-5, 6-6 आदमी गांवों से बसों में बैठ के आए। दूसरी बात, जिस एयरपोर्ट की आज नींव रखी है माननीय मोदी जी ने, 3000 परिवार तिरपालों के नीचे रह रहे, 3000 परिवार उजाड़ दिए गए हैं। किसानों के साथ धोखा किया गया है, गांव को शहर घोषित कर दिया गया कि उन्हें सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा न देना पड़े। उनके अधिकार मारे गए, उनके अधिकारों का हनन किया गया। वो कई बार जेल जा चुके हैं, धरने पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मोदी जी केवल अरबपतियों के लिए योजना लेके आते हो। हवाई अड्डे बना रहे हो, बस अड्डे भी बना लो, बस अड्डे पे भी ध्यान दे लो। गरीब भूखे मर रहे हैं, गरीबों के पास बस नहीं है चलने के लिए, गरीबों के लिए सड़क नहीं है, गरीबों के लिए कोई नहीं है बनने के। ये एयरपोर्ट बनना ही नहीं चाहिए था, है ना? मैंने ऐसा कहा क्या रूबिका जी? क्या मैंने ऐसा कहा रूबिका जी? लेकिन ये अरबपतियों के लिए एयरपोर्ट है, हवाई जहाज में गरीब आदमी नहीं चलता है। और मोदी जी इसे बेचोगे कब? ये किसके लिए? अडानी को बेचोगे या अंबानी को बेचोगे? किसको बेचोगे इसे? जब आपको बेचना ही है तो जनता का पैसा क्यों लगा रहे हो इसमें? मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि एयरपोर्ट बनने ही नहीं चाहिए, सबको साइकिल से चलना चाहिए। हाँ, आप समझ जाएंगी, बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, मैं समझाता हूँ आपको। 10 लाख जब एयरपोर्ट अडानी अंबानी को चलाने तो अपने पैसे से बनाए, जनता का पैसा इसमें क्यों लगाया जाता है? आप लगा के फिर उन्हें बेच देते हैं, वो फायदा तो नहीं पहुंचा। अडानी आज एशिया का सबसे अमीर आदमी बन गया मोदी जी की नीतियों के चलते। लेकिन ये अच्छा, बस एक में आप इतना मेरे ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं भाटी साहब, बस इतना बता दीजिए, वो दिल्ली एयरपोर्ट किसने बेचा था? तथाकथित रूप से, क्योंकि आप बेचा, आप बताइए ना। मैंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट, मोदी जी ने एक भी एयरपोर्ट नहीं बेचा। आप गारंटी दे सकती हैं? आप पत्रकारिता करती हैं या क्या करती हैं? आप ये बताइए, क्या आप पत्रकार होने के नाते आपको जानकारी नहीं है कि मोदी जी एयरपोर्ट बेच रहे हैं? नहीं जा रहा है सर। क्या लखनऊ एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट नहीं लिखा हुआ है? संचालन की जिम्मेदारी देना और एयरपोर्ट बेचना दोनों अलग चीजें हैं। ऑटो को किराए पर लेना और ऑटो को बेच देना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इस देश को मूर्ख मत बनाओ रूबिका जी। अरे मूर्ख आप बना रहे हैं भाटी साहब, आप बेचारी मासूम जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। संचालन अलग चीज होता है, बेचना अलग चीज होता है। टिकट हम काटेंगे, सीटी हम बजाएंगे, बस कहाँ रुकेगी ये हम तय करेंगे, लेकिन बस बिकी नहीं है। बस के टायर बिक गए, हॉर्न बिक गया, सीट बिक गई, लेकिन बस नहीं बिकी है, बस सुरक्षित है। अच्छा, एक सेकंड भाटी साहब, कृपा करो, एक सेकंड भाटी जी, एक सेकंड सुनिए। भाटी जी, अभी पिछले चुनावों में आपका एक एक पॉलिटिकल जो स्टेप था, कदम था, कोई और शख्स ले रहा था,
ठीक है, आपने उसे हायर किया था कि वो सारे फैसले ले, समाजवादी पार्टी का किसके साथ विलय, किसके साथ गठबंधन होना चाहिए, किसको कितनी सीटें देनी हमारी चाहिए। पार्टी में कभी कोई और फैसला नहीं लेता है। आप गलत बयानी कर रही हैं। अरे प्लीज सर, आप गलत बयानी कर रहे हैं। राजनीतिक आरोप आप बीजेपी के लिए छोड़ दें। राजनीतिक आरोप नहीं लगा रही हूं, राजनीतिक आरोपों में मैं नहीं ये पड़ना कह रही चाहिए। हूं कि उस शख्स ने अगर आपको पॉलिटिकल हमारे एडवाइस दी, फैसले मतलब जो लेता वो है, हमारी पार्टी के समाजवादी नेता पार्टी लेते का हैं। अध्यक्ष हो गया? नहीं ना। अगर आप नहीं था, किसी कोई से भी नहीं था पॉलिटिकल हमारा एडवाइस political ले रहे advisor। हैं, नहीं। चलिए आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हैं, मैं आपको इतना मैं खुश कर देती हूँ कि आप नहीं मान रहे हैं। आपका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं था, 2 लड़कों को साथ आने के लिए किसी ने कोई राय नहीं दी थी। मैं कह रही हूँ दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां अगर किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट को लेती है अपने पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो उसको अध्यक्ष मान लेती है। हाँ मैं बताता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी रूबिका लियाकत को अपना एडवाइजर नियुक्त भाटी करती है, जी सुनिए तो ना, उसका आप इस नाम तरीके की रूबिका बेकार की भारतीय बातें जनता मत पार्टी नहीं कीजिए। करेगी। राजकुमार भाटी, तमीज के दायरे में रहकर मेरे साथ डिबेट अच्छा, राजकुमार कीजिए। भाटी को करती है। राजकुमार भाटी, आप तमीज के दायरे में सुनिए, रहकर बात बदतमीजी आप कीजिए। कर रही हैं। बदतमीजी आप कर रहे बदतमीजी हैं आप कर और रही हैं, मैं मैं आपके सवाल का बदतमीजों के जवाब साथ दे रहा हूं। बहस नहीं करूंगी। मैं आज बहुत अजीब सम्मान पत्रकारों के की साथ, स्थिति हो गई है। मैं सम्मान या के तो साथ आपकी आपसे हाँ में बात हाँ कर मिलाएं। रही हूँ और सम्मान से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मेरे अरे ऊपर मैं भी पर्सनल रूबिका जी अटैक सम्मान के करेंगे साथ ही तो आपको भाटी जी लगा के साहब, मैं बोल रहा हूं, आप मैं भी जानते सम्मान के साथ हैं जवाब दे मेरे रहा हूं। साथ डिबेट करते हुए सुनिए। आपको अरसा हो गया है। सम्मान का सम्मान होगा और अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूं फिर क्या करना है। तो आप तमीज के दायरे में, मर्यादा में रहकर रूबिका बात जी कीजिए। क्या मैं बात कर आरोप रहा हूं, मत आपका अपमान कर रहा हूं, लगाइए, आरोप मत आपको लगाइए गाली किसी दे रहा चीज हूं। का। सुनिए, ये गलत बात है। मैंने राजकुमार अरे सुनिए, भाटी जी, आप रूबिका मुझे हटा किसी दीजिए। से राजकुमार जोड़ने की कोशिश मत एडवाइजर कीजिए। बना दिया। नहीं, अगर आपको इस तरह धमकी देनी तो आप अपनी डिबेट मत बैठाया करो। बात हम अपनी कहेंगे। नहीं, आप अपनी कहेंगे तो धमका उसमें क्यों मैं देंगे नहीं आनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उसमें रूबिका लियाकत मैंने नहीं कौन आनी सा चाहिए। अपमानजनक शब्द किया है? व्यक्तिगत नहीं होंगे आप, अपनी बात कहिए, कौन मैंने सा रोका शब्द नहीं है, पर अपमानजनक अपनी प्रयोग बात में किया? रूबिका लियाकत को मत लाना। अब आगे बढ़िए बोलने दो, एक बात और बोलने अपनी दो। बात एक बात खत्म बोलने कीजिए, दो। पर रूबिका लियाकत से दूरी बना के मैंने एक रखिएगा। मैं खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल मैं खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल आपने गलत तरीके से समझा। मैंने एक उदाहरण देकर बताया आपको। आपका नाम की जगह मैं अपना नाम रख देता हूं। हाँ, रखिए अगर अपना नाम। राजकुमार भाटी मेरा नाम एडवाइजर है नहीं। तो पार्टी के नाम के पहले राजकुमार है। अरे आपको इतना बुरा क्यों लगा? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप खुद सवाल मत पूछ रही हैं। दीजिए ना उदाहरण, उस उदाहरण को अपनी जेब में रखिए। एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह हवाई, देखिए इस तरह धमकी की बात मत करिए। आप असभ्यता प्रयोग मत करिए। उंगली आप और ज्यादा ये सब खुदा मेरे नहीं है, साथ आप खुदा नहीं। मत बनने की राजकुमार कोशिश भाटी करिए। जी, मुझे जो कहना जिस था मैं शालीनता कह से मैं चुकी बात हूं। कर रहा हूं। मैं तरीके से अरे आपको धमका क्यों समझा रही हैं चुकी आप? हैं। क्या क्यों क्या नहीं क्यों धमकाऊंगी? धमका रही हैं आप मुझे? मेरे नाम का इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको अरे नहीं मैं भी धमकाऊंगी। समझा रहा हूं आपको, मैं भी शालीनता से समझा रहा हूं। वाह, मैं भी शालीनता से समझा आप रहा हूं। एक वाह करेंगे, आप मैं हमें 3 वाह धमकाएंगे कर सकती और हम हूं। चुप रहेंगे। हम आपस में उलझने के लिए यहाँ पर नहीं आए। ब्रेक करूं मैं उससे पहले मैं कभी चाहती हूं कि आप बदतमीजी नहीं अपनी करता। बात मैंने पूरी आपके कर लिए कोई लीजिए। अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करा। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप बीजेपी के खिलाफ सुनना नहीं चाहती। आप सुनिए, आपकी मैंने दिक्कत ये नहीं है। अच्छा वो आपकी टिक दिक्कत टिक ये वाला है उदाहरण कि अभी बीजेपी रूबिका के खिलाफ लियाकत आप नहीं तो सुनना कौन नहीं दे रहा चाहती। था? कौन दे रहा था? राजकुमार भाटी जी, शांतनु गुप्ता से जो सवाल पूछ अरे रहा था वो मुझे कौन इससे था? क्या मतलब? यहाँ मैंने कोई ऐसा और कुछ आकर गलत बात कर नहीं रहा कहा। था। देखिए आप बिल्कुल गलत मेरे खिलाफ बोल रही हैं। आप मुझे गलत अपमानित कर रही हैं। मैंने आपके खिलाफ कोई असभ्य शब्द प्रयोग नहीं किया। मैं आपका सम्मान करता हूं, आप बहन हैं, आपने मुझ पर आरोप अच्छी लगाए पत्रकार हैं और मैं उन आपके आरोपों खिलाफ को कभी लेने से अपशब्द इनकार प्रयोग करती कर हूँ। ही रुकिए नहीं एक सेकंड, ब्रेक नहीं होगा। एक सेकंड, मैंने राजकुमार भाटी आरोप जी, अब नहीं अपनी लगाया, बात रूबिका जी, खत्म मैं कीजिए। केवल एक उदाहरण मैं दे ब्रेक रहा लूं था। उससे पहले आप अपनी बात खत्म कीजिए। मेरी बात खत्म होगी। अब अगर आपको इतना बुरा लगा तो मैंने उदाहरण रूबिका का दे दिया, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा था, मैं अपना नाम रख देता हूं उसकी जगह। मैं केवल एक उदाहरण देकर बता रहा था। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे का नाम अडानी एयरपोर्ट हो गया तो नाम नहीं चेंज करते हैं एडवाइजर का, अगर एडवाइज लेते हैं किसी से। मैं केवल ये उदाहरण आपको दे रहा था। अगर समाजवादी पार्टी किसी से सलाह लेगी, प्रमोद कृष्णन से सलाह लेगी, तो पार्टी का नाम प्रमोद कृष्णन समाजवादी पार्टी नहीं रख देगी। मैं केवल ये उदाहरण दे रहा था। जो आपको बुरा लगा उसके लिए माफी चाहता हूं। हो सकता है मैंने शब्द जल्दी में प्रयोग कर दिया हो, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी और मैं आपको कोई अपमानित नहीं कर रहा था। थैंक यू भाटी जी, थैंक यू। मैं बस ये कह रही थी कि अगर किसी को संचालित करने के लिए एयरपोर्ट दिया जाता है, उसके माने ये नहीं होते हैं कि उस एयरपोर्ट को बेच दिया। लेकिन चूंकि आप आरोप लगा रहे हैं तो मैं शांतनु गुप्ता से उसका जवाब कह रहा हूं कि उस पर नाम नहीं लिखा जाता है उसका। फिर ठीक है, मैं समझ गई राजकुमार भाटी जी। अब नीतीश अवस्थी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। राजकुमार भाटी जी ने आरोप लगाया कि आप लोग जब बेचना ही चाहते हैं सब कुछ, तो फिर उसको पब्लिक के पैसे से बनाते क्यों हैं?
रूबिका जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि कोई बीच में न बोले। रूबिका जी, आप या मैं उस व्यक्ति को क्या समझा सकते हैं जो कहता है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, डॉक्टरों द्वारा बनाई गई, 90 देश को वैक्सीन लेने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, उसके लिए कहते हैं जी मैं ये बीजेपी की वैक्सीन है जी, मैं नहीं लूंगा। जो जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी बताता हो उसकी अकल पर क्या है। और आज आपने देख लिया बौखला कौन रहा था पूरी डिबेट में, जिस तरीके से हताशा, निराशा और बौखलाहट, घबराहट दिखाई दी आपको राजकुमार भाटी की, वो बड़ी साफ सी बात है। आप एक बात बताइए जिनको ये नहीं मालूम कि आपने सही कहा कि मैं टैक्स पेयर हूं, अगर 75,000 करोड़ रुपए सालाना घाटा होता है या फला घाटा होता है, मैं टैक्स पेयर, वो गरीब आदमी पैसा क्यों देगा घाटे का? अरे घूमेंगे ये नेता अखिलेश यादव और उसका पैसा मैं दूंगा, मैं क्यों दूं पैसा उसका? चलाए ना। इसलिए गरीब आदमी की जेब से पैसा जाकर के ये लाल टोपी वाले लूट रहे थे ना, उनकी लूट खत्म हुई है। वास्तविकता ये है ये, इसलिए ये घबरा रहे हैं बहुत ज्यादा। आम आदमी को मालूम चलता है कि मेरे 9 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में से 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल गए। आज सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री खुली हुई है जिसमें हजारों लोगों को नौकरी मिली है। जेवर एयरपोर्ट बनना शुरू हो गया है, 5 साल में कुछ नहीं किया। क्या क्या हुआ है? अरे और तो और ये गरीबों का राशन तक खा गए भाई। नकली आधार कार्ड बना करके 25 लाख लोगों का राशन खा जाते थे ये लाल टोपी वाले, वो बंद हो गया। तो बौखलाहट तो होगी, घबराहट तो होगी। जिस मर्जी की जमीन पे कब्जा कर ले कोई, जिस मर्जी की जमीन पे कब्जा कर ले कोई, अब ये हो नहीं सकता। डर लगता है। वो जो माफिया लोग हैं वो कहते हैं जेल के अंदर रहने दो, जेल के बाहर नहीं आने चाहते। आप लोग समाजवादी पार्टी कहने से बच क्यों रहे हैं? अजीब नाम से आप पुकार रहे, कोई लाल टोपी कह रहा है। कोई जवाब तो नहीं दिया इन्होंने, अवनीश जी ने कोई जवाब तो नहीं दिया रूबिका जी, ना आपके सवाल का ना मेरे सवाल का। अरे जवाब तो नहीं दिया कुछ भी इन्होंने। बता देता हूँ रूबिका जी। अखिलेश यादव बीच में डरे हुए हैं। रूबिका जी, अरे बीच में कहां बोल रहा हूँ, आप तो बोल चुके। बीच में कहां बोल रहा हूँ मैं? नाम ले रहा हूँ, अभी बीच ही नहीं हुआ। आपको इतनी देर से बोल रहे हो। अरे मुझसे पूछा उन्होंने यार, अभी बीच ही नहीं हुआ। अरे पूछा मुझसे। अहमद खान साहब, जिस पार्टी का समाज, अहमद खान साहब, एक सेकंड से रुकिए, आधा घंटा हो गया है। रूबिका जी, आपने एक सवाल पूछा। रूबिका जी, हाँ मैंने सवाल पूछा है, मैं दोबारा उसका जवाब ले लूंगी, पर रुकिए ना। अहमद खान साहब जो है थोड़े से नाराज हो रहे हैं भाई, और ये पहली दफा नहीं, 2-3 बार ऐसा हो गया है कोइंसिडेंटली कि हम बात कर रहे हैं और खान साहब के पास आने का मौका बड़ा वैसा हो रहा है। खान साहब माफी चाह रही हूँ, ओपनिंग रिमार्क। बड़ी मुश्किल ले चलिए। देखिए रूबिका जी, ये जेवर एयरपोर्ट का जो भी श्रेय लेना चाहे ले, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एविएशन हब बनाने का सपना देखा था, और इसको जो है नोएडा से और गंगा एक्सप्रेस वे बलिया तक बनाने का प्रोजेक्ट बनाया था, और इसको बना करके केंद्र के सरकार को भेजा था। उस वक्त केंद्र की सरकार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कूड़े कबाड़े में डाल दिया इसको। कांग्रेस ने इस एयरपोर्ट को जो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, इंटरनेशनल हब बनाने की कोशिश कर रही थी, उसको कूड़े कबाड़े में डाल दिया। तो अब आप सब कुछ छोड़ दीजिए, विकास की योजना कहाँ से कहाँ जाती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे बनाने का काम अगर शुरू किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, और वो बनाया यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे में बनाया तो अगर आप परिवार के साथ चलेंगी तो वहाँ वॉशरूम भी मिलेगा, वहाँ मेडिसिन की दुकान भी मिलेगी, वहाँ पेट्रोल पंप भी मिलेगा, वहाँ किसानों का हब भी मिलेगा। लेकिन ये अभी जो चली चला का बेला में जो स्टार्ट कर दिया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसमें अगर आप परिवार के साथ चलती हैं और महिलाएं साथ में हैं तो कहीं ना आपको पेट्रोल, कहीं ना आपको वॉशरूम मिलेगा, न कहीं अगर गाड़ी में तेल खत्म हो गया न कहीं पेट्रोल मिलेगा, न कहीं सर्विस लेन है कि किसान कहां से चढ़ेगा कहां से उतरेगा, और न कहीं किसान हब बना हुआ है। तो ये चली के बेला में उद्घाटन नहीं हो रहा है। जब उद्घाटन हुआ था तब ये सारी चीजें एक साथ यमुना एक्सप्रेसवे पे मौजूद थी, या साल दर साल वो बनी, उसके बाद उसे ऐड ऑन किया गया कि वो एक साथ आपने पैकेज डील दे दी थी? नहीं, ये सब एक साथ तैयार। अच्छा,
एक साथ हुआ था, पता कर लीजिए। अच्छा, नहीं मैं जानकारी हासिल कर रही हूँ आपसे, और सारे मैं सच कह रही हूँ, इसमें मुझे जानकारी नहीं है। तारीफ कर रहे थे यमुना एक्सप्रेस वे पर ये सारी चीजें पहले नहीं मैं कह रहा था, आप पता करिए, आप उस ऐड ऑन किए। ठीक है, शांतनु गुप्ता, मायावती जी लिख रही हैं, बीएसपी सरकार गौतम बुद्ध नगर के जेवर क्षेत्र में ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एविएशन हब, नोएडा से बलिया तक 8 लेन की गंगा एक्सप्रेसवे, इन परियोजनाओं के मार्फत यूपी में रोजगार और विकास को नया आयाम दे रही थी, लेकिन पूरी तैयारी के बावजूद कांग्रेस सरकार ने अड़ंगा लगाकर असहयोग किया। पहले सपा और अब भाजपा सरकारों का कार्यकाल गुजरने में लगभग 1 दशक बाद इस महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास हो पाया है। शांतनु गुप्ता, और उसके बाद आचार्य जी आपका भी जिक्र है, इसलिए आप भी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो अगली किताब है उसमें जो जेवर एक्सप्रेसवे, इस पे पूरा एक चैप्टर है, तो मैंने काफी डिटेल में रिसर्च करी है। जो खान साहब ने कहा वो काफी ठीक है, थोड़ी सी त्रुटि रह गई। जो TIEH उन्होंने बोला, ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड एविएशन हब, वो राजनाथ जी ने पहली बार प्रपोजल डाला, उनकी सरकार चली गई, मायावती जी आए, मायावती जी ने परस्यू करा, अच्छी बात है, ठीक है, उन्होंने परस्यू करा, सेंट्रल गवर्नमेंट यूपीए आ गई और यूपीए उस पर बैठी रही। फिर जब अखिलेश आए तो अखिलेश ने कहा नहीं, इसको तो मैं आगरा ले जाऊंगा, क्योंकि आगरा इटावा के पास है, वो सारी चीजें इटावा के पास ले जाते थे, तो इस चक्कर में वो यूपीए और उसमें वो आगे पीछे होता रहा। तभी मैं कहता हूं डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है। जब 2017 में सरकार आई, फिर जेवर में वापस हुआ, DPR बनी, जगह सेलेक्ट हुई, टेंडर हुआ, आपको पता होगा टेंडर भी हो चुका है। ज्यूरिक AG, जो ज्यूरिक की कंपनी है, अडानी ने भी बिड करी थी, अडानी को नहीं मिला भाटी जी। ज्यूरिक AG, मैं ज्यूरिक में रह चुका हूँ, वो एयरपोर्ट मैंने देखा है, मैं एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब रहता था ज्यूरिक के, बहुत सुंदर उम्दा एयरपोर्ट है रूबिका वो, और उसी की तर्ज पे ये एयरपोर्ट बनेगा। आखिरी बात जो भाटी जी ने कहा, किसका एयरपोर्ट है, किसने बेचा, देखिए दुनिया भर में एयरपोर्ट PPP मॉडल में चलाए जाते हैं। भारत के सारे एयरपोर्ट में AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 25% से लेकर 50% स्टेक है। दिल्ली एयरपोर्ट में भी 64% GMR करती है, और अभी अभी हमारी कंपनी GMR को इंडोनेशिया का प्रोजेक्ट मैनेज करने को मिला। इंडोनेशिया का प्रोजेक्ट अब भारत की कंपनी GMR मैनेज करेगी। देखिए प्रोफेशनल हो चुका है वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं इटावा का परिवार सब कुछ चलाएगा, सफाई का परिवार सब कुछ चलाएगा। बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनियां हैं, इंडिया की कंपनी भी बाहर के प्रोजेक्ट बिड करती हैं, बाहर की प्रोजेक्ट भी कंपनियां इंडिया का प्रोजेक्ट बिड करती हैं। ये ज्यूरिक AG को मिला है, अदानी को नहीं मिला, अंबानी को नहीं मिला, उन्होंने भी बिड करी थी लेकिन उनकी बिड टेक्निकली अच्छी नहीं आई, तो ज्यूरिक AG को मिल गया। ये है इस समय व्यवस्था की भारत में। ओके, आई थिंक भाटी साहब इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपके पास भी बहुत मौका था लेकिन आपने कुछ नहीं किया। देखिए रूबिका जी, इस देश के अंदर छोटे बड़े मिलाकर के लगभग 400 एयरपोर्ट हैं, और जिसमें 30 से 35 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और ये सब 2014 से पहले ही बने हैं, 14 से पहले ही ये चल रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन इन किसी भी हवाई पट्टी और इन हवाई अड्डों को बनाने के लिए जो शिलान्यास हुए और जो उद्घाटन हुए, उसमें किसी भी प्रधानमंत्री ने, चाहे वो पंडित नेहरू रहे हों, इंदिरा गांधी रही हों, राजीव गांधी रहे हों, नरसिम्हा राव रहे हों, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, या डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों, किसी प्राइम मिनिस्टर ने और किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सरकारी धन का सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च कर करके और किसी पार्टी की रैली में इसको तब्दील नहीं किया, कभी नहीं किया गया। हाँ, मैं ये पॉइंट पर जवाब देना भूल गई थी। हम इसका स्वागत करते हैं, हम इसका स्वागत। आपने जी इसका जवाब ना शांतनु ने दिया और ना आपने सवाल मेरा, मुझे 15 सेकंड और दे दीजिएगा। ओके आचार्य। दूसरी बात, शांतनु गुप्ता वो मैं तो पॉलिटिकल एनालिसिस समझता था, आज तो उन्होंने बीजेपी के लिए खुलकर बैटिंग की है, और उन्होंने एक बात कही कि चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर आपने कहा यहाँ 3 लोगों के यहाँ दाढ़ी है, अरे भी दाढ़ी तो देश में चौथे लोग के भी है, इतने बड़े आदमी के दाढ़ी है, तो क्या पता तिनका उस दाढ़ी में हो। तो शांतनु गुप्ता, थोड़ा दाढ़ी रखना तो बड़ा फक्र की बात है, आप भी रख लीजिएगा, हम तो आपका भी स्वागत करेंगे। शांतनु 20 सेकंड का आप जवाब दीजिए और उसके बाद मुझे जो बात अच्छी नहीं लगी उसमें ये दोनों बातें हैं। तीसरी बात है कि जिन्ना की अनुयायी चीफ मिनिस्टर को ये शब्द शोभा नहीं देते, और अगर यहाँ कोई जिन्नावादी है, मैं बताती हूँ आपको, मैं क्यों जिन्नावादी। आप एक बात समझिए, और भाटी साहब को भी ये बात समझनी होगी। आप देखिए, चाहे वो राजभर हो, चाहे वो भाटी जी से की पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वो तमाम लोग हो, जब वो जिन्ना को एक बैज की तरह अपने सीने से चिपका कर रखेंगे और डिफेंड करेंगे और कहेंगे, और शुरुआत किसने की थी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी? ये कोई भूलने वाली बात नहीं है। अखिलेश यादव ने जिन्ना के नाम से शुरुआत की थी। तो आप ये बताइए, पॉलिटिक्स में, मैं ये कह रही हूँ पॉलिटिक्स में हर कोई अपॉर्चुनिटी का पूरा इस्तेमाल करता है। क्या गलत बयानी भाटी साहब, मुझे ये बताइए, क्या फाउल गेम मुझे बताइए। अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र नहीं किया था, राजकुमार भाटी ने नहीं, भाटी जी क्या राजभर ने ये बात नहीं की थी कि जिन्ना पूरी तरीके से तैयार थे आजादी की नहीं, इनफैक्ट आजादी की लड़ाई में उनका पूरा का पूरा योगदान है।
नहीं, पटेल रूबिका से लियाकत तुलना जी, की थी, रूबिका गांधी लियाकत से तुलना की थी, रूबिका अखिलेश लियाकत यादव भी थे वो। समाजवादी पार्टी रूबिका नहीं है। लियाकत जी, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। रूबिका लियाकत जी, मेरे हितों अखिलेश की रक्षा यादव कीजिए। जी ने जिन्ना का रूबिका हाँ एक सेकंड, अखिलेश यादव ने जिन्ना आचार्य जी आप बोलिए। नहीं भाटी साहब, पहले आपके नेता के ऊपर आरोप था। जी जी जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी फुवड़ आरोप लगाने में नंबर 1 है। वो लगाएं तो हमें कोई ज़्यादा दुख नहीं होता, लेकिन एक जिम्मेदार पत्रकार ऐसी भाषा बोले। अखिलेश यादव ने क्या प्रशंसा की थी जिन्ना की? क्या उन्हें स्वतंत्रता सेना नहीं बताया था? केवल नाम लेने भर से। और आडवाणी जी तो फूल चढ़ा गए थे। क्या बताया था? अरे पुराने बयान वगैरह आपको याद नहीं 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 नहीं, गलत बात। दूसरी बात, ये बीच में कौन कूदा? मेरी बात सुनो पहले। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि इस देश में जिन्ना के नाम पे कोई वोट डालता है तो ये मुस्लिम समाज का अपमान है। कोई मुसलमान जिन्ना के नाम पे वोट नहीं, इसमें मैं अग्री कर रही हूँ मुसलमान आपसे। जिन्ना को अपना नेता भाटी नहीं साहब, मानता। इसमें मैं पूरा इस अग्री देश कर रही का हूँ मुसलमान आपसे। देशभक्त हिंदुस्तान का है। मुसलमान कोई गांधी को जिन्ना नेता मिन्ना को नहीं मानता है। ना गांधी को नेता मानता है। तो ये अब्दुल सोच हमीद आप को लोगों अपना की है ना कि आप जिन्ना की तारीफ करेंगे तो मुसलमानों का वोट बटोर लेंगे। आप लोगों ने मुसलमानों को मुश्किल में डाला ना जिन्ना की तारीफें आप कह करके। रही हो, भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप कह रही हो, हम तो कह रहे हैं कोई नहीं देता जिन्ना के नाम पे वोट। देश का मुसलमान, भारत के प्रभु जब मुसलमान नहीं को आप देता संदेह की है नजर से तो देखिए। अखिलेश यादव वो हो जिन्ना गए के नाम पे वोट नहीं और देते, वो राजभर गांधी हो के नाम पे गए। वोट देते हैं। वो जिन्ना जिन्ना अशफाक जिन्ना उल्ला की खां के नाम तस्वीर पे और माला वोट क्यों देते हैं। पढ़नी होती है? अब्दुल आप हमीद नीचे के नाम पे शाबाशी। वोट देते हैं। आप यहाँ बैठ के कुछ और बोलते हैं, आपके नेता कुछ और करते हैं। ये ग्राउंड आप और एक रैली में। सवाल इनसे भी कर लो। हाँ, आप नीचे रूबिका नहीं ऐसा रूबिका जी पिछली बार आपने एक सवाल पूछा था कि आप नाम क्यों नहीं लेते समाजवादी पार्टी का? अरे खान साहब अरे खान साहब माफी के साथ, खान साहब माफी के साथ 10 सेकंड। खान साहब कर रहे हो आप, बोलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। रूबिका जी बोलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। ये प्रजातंत्र, सुनिए आपके काम की बात कर रहा में हूं। सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए। यहाँ बोलने का नहीं मौका मिल रहा है, बुला लिया गया, मेरा टाइम पर बात कर रहे हैं। अगर नहीं मुझे बोलने देना है तो मैं आपको आदाब नमस्कार सलाम करता हूँ। आपने जी रुकिए आपने जी मेरी गलती है। नहीं आपने 10 सेकंड, अहमद खान 15 सेकंड तो दें। नहीं, आपके 15 सेकंड में अहमद खान साहब को गलत बात है। हाँ बिल्कुल नहीं गलत बात है। मैं आपके साथ हूँ अहमद खान साहब। ठीक देखिए रूबिका जी पूरे हिंदुस्तान में हमारी पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। ऐसा नहीं है कि ये जो छोट भैया बैठे इन्हीं से बहस होती खाली रहेगी। मैं कह रहा हूं कि मुद्दा यही जेवर एयरपोर्ट का नहीं रहेगा। जेवर एयरपोर्ट का हमने आपको पॉइंट दे दिया। इन्होंने समाजवादी पार्टी को छुटभैया कह दिया। अब आप बोल रहे हैं छुटभैया कह दिया। आपका काम है इसी तरह अफवाह फैलाना, आप फैलाते रहो। आपका काम है अफवाह फैलाना। अब मैं बोल लूं? रूबिका जी अब मैं बोल लूं? अरे भाई ये मुजफ्फरनगर नहीं है भाई, मुजफ्फरनगर कांड नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर 50,000 मुसलमानों को टेंट में नहीं बैठाने जा रहे हैं। हम मुसलमानों और हिंदू मुसलमान को एक करने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर कांड का याद मत दिलाइए और बैठ के सफाई में नाच मत देखिए। अब आइंदा बंबई से नर्तकियों को टैक्स पेयर के पैसे से मत बुलाइएगा। बुलाना है तो अपने पैसे से बुलाइएगा सफाई में, और बात सुनने का धैर्य रखिए। दूसरा कोई बोल नहीं पा रहा है, ये समाजवाद है आपका। ये समाजवाद है आपका कि दूसरे को बोलने नहीं देंगे आप। अरे मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो भैया? समाजवादी अरे खान साहब मेरी क्या जिम्मेदारी है? है ना, आप रूबिका जी से कहो अवनीश अवस्थी आपके बीच में बोले। मेरे बीच में कौन होते बोलने वाले? मेरे बीच में क्यों होते? मुझको रूबिका लियाकत जी कह रही है बोलने के लिए। अरे मैं नहीं बोला भैया। पहले उल्टी सीधी बातें करते हो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं यार। अरे मैं नहीं बोला खान साहब, आप गलत समझ रहे हो। बोलो ना कि महंगाई पे चुनाव होगा, चुनाव होगा। बोलो ना किसानों की हत्या पे चुनाव होगा। ये नहीं बोलने पा रहे हो। ये तो इसी फंसे हुए जिन्ना कर रहे हो। कई जिन्ना का नाम लिया आपने। इस देश में आजाद हुए कितने साल हो गए, जिन्ना का नाम क्यों लिया आपने? जिन्ना से क्या लेना देना हमारा? जिन्ना तो हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन है, जिन्होंने देश का आपने 5 बार ले दिया। अभी उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। आपने जिन्ना का नाम लेकर शुरू कर दिया। आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गए हो। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो। आपका मामला बीजेपी का मामला बिना मिले चलता नहीं है। खान साहब ये भाटी साहब से इतनी क्यों नाराजगी आपकी? समाजवादी पार्टी से आप इतना क्यों नाराज हैं? खान साहब पहले ये बताइए।
ये आरएसएस का षड्यंत्र है, ये अविनाश अवस्थी का षड्यंत्र है, ये इन्होंने भड़का दिया उन्हें। और ये दंगा कराने वाली पार्टी है, दंगा कराती है, और दंगा कराने वाली पार्टी एक सत्ता में आ गई, एक दंगा कराने वाली पार्टी अभी बीच पर जो बैठी है, दंगा कराने वाली बात आपको साथ में आते वक्त बुआ और भतीजे को जब साथ आए थे तब आपको ये दंगा याद नहीं था? अरे भूल गए थे रूबिका जी, तब आपकी पार्टी को क्या हुआ था? अल्जाइमर? रूबिका जी, तब आपकी पार्टी भूल गई थी? रूबिका जी, कुछ समय के लिए समझ में आया कि सुधर गए होंगे, ये सुधरे नहीं। जब नहीं सुधरे तो झटक दिया तुरंत, 1 मिनट नहीं लगा। अच्छा। हम ही ने तोड़ा इनको, हम ही ने भगाया इनको। अब ये छोटे छोटे दलों को लेकर चल रहे हैं, जिसको ले नहीं वो जो मर्जी करें, घबराए परेशान है। आपका ये कहीं अखिलेश यादव से डर तो नहीं है जो इतना कुछ बोलने पर आप मजबूर हो रहे हैं? आपको अखिलेश जी की बढ़ती ताकत से डर तो नहीं लग रहा है? योगी जी को राखी कब बांध रही है? 6.5% वालों से मुझे डर नहीं है। 6.5% है अखिलेश यादव के पास वोट है, बहुजन समाज पार्टी के पास 22% वोट है। डरेगा कौन? 22% वाला कि 6% वाला? ओके, खान साहब, अविनाश अवस्थी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं भाटी साहब से भी जवाब दूंगी और आचार्य प्रमोद कृष्णम और शांतनु गुप्ता से भी। ओके, अविनाश अवस्थी। रूबिका जी, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने पहली बार पूछा था मुझसे कि आप इसको समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कहते, लाल टोपी की नीली टोपी क्यों कहते हैं। इसका मतलब ये था जिस पार्टी का समाज से और समाजवाद से कोई संबंध ही ना हो और समाजवादी पार्टी से वो सपा रह गई हो, उसको मैं क्या कहूं, लाल टोपी कहूंगा। और दुनिया यही कह रही है। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप भूल गए थे क्या? अरे बसपा से कहो, वो जो गेस्ट हाउस वाला कांड था जिसमें मायावती का, अरे बीच में नहीं बोलता, देखो मैं मायावती वो भूल गई, खान साहब वो भूल गए। गेस्ट हाउस में जिस तरीके से मायावती की हत्या करने का प्रयास किया था, आप तो वो भी भूल गए थे, आप वो भूल गए थे। तीसरी बात आपने कहा, आप बहन जी का बचाव करो, बहन जी आपका बचाव कर रही है, दोनों बचाव करो। अरे यहाँ पर प्रमोद कृष्ण प्रधानमंत्री जी मंच पे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को खड़ा किए थे, गले मिला रहे थे। रूबिका जी, आप बोलने को मुझे कहती हैं और इनकी आप ये देखिए किस तरीके से ये घबराए हुए हैं लोग। जी मैं क्या करूं, खान साहब को आपसे इतनी मोहब्बत है तो मैंने उनसे कहा कि आप रुक जाइए, मैं क्या करूं? नहीं। बताइए ना, आप बताइए ना। खान साहब को अवस्थी जी से मोहब्बत है, मैं क्या करूं? मैं इस मोहब्बत के बीच में नहीं आना चाहती हूँ भाई, बड़ी मुश्किल से ये मोहब्बत हुई है, मैं क्यों आऊं बीच में? खान साहब की अवस्थी जी से है कि मुलायम सिंह यादव ने चरण सिंह को अपने पार्टी में लिया। ठीक है, रूबिका जी एक 10 सेकंड, खान साहब 10 सेकंड, आपने कहा। ओके खान साहब रुकिए 1 सेकंड, अब दे दीजिए 20 सेकंड, बता दीजिए ना नरेंद्र मोदी जी। ओके खान साहब 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड खान साहब, अवस्थी जी को 20 सेकंड। आपने एक सवाल किया। ओके रूबिका जी इनका फेडर डाउन करिए ना, फिर ऐसे नहीं चुपेंगे, ये ऐसे चुप नहीं होंगे, इनकी आवाज कम करिए। नहीं हुंकार में रूबिका जी, मेरी इतनी इज्जत, इतना मान है कि मैं खान साहब को अगर कहूँ, भाटी साहब को अगर कहूँ तो वो सुनेंगे और उसके बाद अपनी बात रखेंगे। इतनी इज्जत कमाई है मैंने। तो खान साहब एक बार 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दें, भाटी जी 20 सेकंड में बात खत्म करें, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हाँ अवस्थी। रूबिका जी, बेचने वाले सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया था कि मैं अपने टैक्स पेयर के पैसे से सरकारी घाटे को कम नहीं करना चाहता, सरकारी घाटे को पूरा नहीं करना चाहता। एक बात। दूसरी बात, ये तो रैली की बात है ना सिर्फ। यहाँ तो ये जो लोकल स्थानीय कॉलोनी के अंदर जो पार्क होते हैं, वो नेहरू पार्क से लेकर के स्टेडियम तक जवाहरलाल नेहरू है, एयरपोर्ट तक इंदिरा गांधी है, सोनिया विहार, राजीव गांधी पुरम, कितने हैं, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, स्टेडियम हो, हॉस्पिटल हो, जो भी कुछ हो सब कुछ एक ही परिवार के नाम पर है। प्रमोद जी कितने गिनाऊं आपको? हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जिसमें नेहरू नगर ना हो, जिसमें गांधी नगर ना हो। गांधी जी के नाम पर नहीं, इंदिरा गांधी के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, ये तो सिर्फ एक रैली की बात आप कर रहे हैं, आपने तो पूरे देश में एक परिवार के नाम पर ऐसी पट्टियां चिपकाई हैं कि दूसरा कोई नाम नजर नहीं आता। इसलिए सरदार पटेल जानकारी मिली कि आचार्य प्रमोद कृष्ण है नहीं। मैं अब आखिरी के कुछ सेकंड्स जो हैं भाटी जी को देना चाहती हूं और खान साहब भी यहाँ पर हैं, उनसे भी आखिरी का कमेंट लेना चाहूंगी और शांतनु गुप्ता भी। भाटी जी
देखिए, आपके शो में रूबिका जी एक खेल तो आज उजागर हो गया कि बीएसपी ने कितना बचाव बीजेपी का किया, निशाना साधा अखिलेश यादव पर। आरएसएस बहन जी के बचाव में उतर पड़ी है। तो दोनों का खेल जो मेलजोल चल रहा है वो क्लियर हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि बस चाहे मोहर हाथी पे लगाओ और चाहे कमल पे लगाओ, बात एक ही है, वोट एक जगह ही जानी है। जो विधायक चुने जाएंगे वो मिलकर आपस में मिल जाएंगे चुनाव के बाद। तो ये खेल आज आपके शो में क्लियर हो गया। हमारे खान साहब बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे। योगी जी से कोई शिकायत नहीं है, माननीय मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, निशाना साध रहे हैं विपक्ष के नेता अखिलेश यादव क्लियर कर दें और अखिलेश एक बार क्लैरिटी ले लेते हैं। हाँ खान साहब, दो शब्द योगी जी के लिए कह दीजिए। रूबिका जी नहीं सुन लीजिए। सबसे पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको हराने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। भाटी जो को याद होना चाहिए। दूसरा, भाटी जी या समझ लीजिए आप कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी की सभा हो रही थी, उसमें मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों लोग खड़े थे और कान में कुछ बात कर रहे थे कि मेरा बेटा है, संभाले रखना। तीसरा, कल्याण सिंह जो बाबरी मस्जिद में सजा पाए हुए थे, उनको समाजवादी पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल किया था और उनके बेटे को महामंत्री बनाया था और कल्याण सिंह को कहा था मेरे बड़े भाई हैं। और तीसरा सुन लीजिए, साक्षी महाराज जिन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का ईंट लाकर अपने बाथरूम में लगाया है, समाजवादी पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेजा था। अपना मुख देखने से पहले आईना देख लो कि कहां तुम खड़े थे और कहां खड़े हो। लड़ रहे हैं हम बहुजन समाज पार्टी, अगर लड़ रही है तो भारतीय जनता पार्टी से बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। और आप तो बी टीम होकर रह गए हो, आपको कोई स्थान नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में, चाहे जितना आप कहना चाहे चलो। आपका इतिहास जनता जानती है। इतिहास में तो आप खूब लड़े थे, इतिहास में आप खूब लड़े थे, जानती है जनता। ये जवाब दे पाओगे इस चीज का? इस चीज का जवाब दे पाओगे? पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, नहीं जवाब दे पाओगे। की बी टीम हो आपकी पार्टी, एक शब्द आपकी नेता एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं। ये बताओ ना, जवाब दो ना। अखिलेश यादव के खिलाफ हाथ हिला रहा था, कांग्रेस के खिलाफ कौन हाथ हिला रहा था? बीजेपी के खिलाफ एक ट्वीट में दिखा दो आप बहन जी को। बहन जी ने कभी मंच शेयर नहीं किया। शेयर किया तो तुम्हारे अखिलेश यादव ने किया है और गले बड़ा भाई बनाया है। तीन बार मुख्यमंत्री बनी है बीजेपी के समर्थन से किया। भाई शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो यार। बीजेपी के समर्थन से हमने अच्छा, अब एक बात बता दीजिए, आप बीजेपी के समर्थन से हमने अपने एजेंडे पे चला। आप दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसका फायदा किसको मिलेगा? मैं बताऊं आपको, आप नीजेश अवस्थी अंदर ही अंदर बड़े खुश होंगे, शांतनु गुप्ता ये अच्छे से आकलन कर पा रहे होंगे कि इसमें जो है इसमें किस अच्छा बाहर से भी खुश है आप नीजेश जी? खुश ना तो अच्छी बात है ना। हमने तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की देश में इतना विकास हो रहा है, दंगा मुक्त हो गया है, दंगा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश, इसके लिए खुश क्यों नहीं होना चाहिए? अरे जीडीपी, अरे पर कैपिटा इनकम 44,000 से 95,000 हो गई उत्तर प्रदेश में। क्यों ना खुश हूं मैं? क्यों ना खुश हूं मैं? क्यों ना खुश हूं मैं? खान साहब अवस्थी पर कैपिटा इनकम 44,000 से 95,000 हो गई है। दंगाई सरकार में आ गए तो दंगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.5 से 4.1 हो गई है। आप चिल्लाते रहिए, आप दोनों लोग जिन्ना को याद करते रहिए। दंगाई सरकार में आ गए, दंगा नहीं होगा। देश की जनता, प्रदेश की जनता ने, सरकार में आ गए, प्रदेश की जनता, प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है। 20 सेकंड आप अपने जैसा अवस्थी और फिर 20 सेकंड शांतनु गुप्ता और फिर उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। हाँ, अपने जैसा अवस्थी 20 सेकंड। रुबिका जी, बड़ी साफ सी बात है, क्या यह सच नहीं है कि सीएमआई की रिपोर्ट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.5 से 4.1 हो गई है? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि 44,000 से 95,000 रुपए पर कैपिटा इनकम हो गई है? क्या यह सच नहीं है कि 9 मेडिकल कॉलेज खुले जिसमें नीट के थ्रू एडमिशन तक हो गए? क्या यह सच नहीं है कि 14 करोड़ आधार कार्ड के थ्रू राशन बिट रहा है और 25 लाख लोग बाहर हो गए जिनका राशन ये खा जाते थे? क्या सच नहीं है कि डीजल के दाम बढ़ गए हैं? क्या ये सच नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? क्या ये सच नहीं है कि टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा है? क्या ये सच नहीं है कि सर्दी के मौसम में जिन सब्जियों को सस्ता होना चाहिए था वो महंगी हो गई है? क्या ये सच नहीं है कि इस वक्त हर एक आदमी आपसे सवाल पूछ रहा है कि हमारी जिंदगी महंगाई के लिहाज से कैसे आसान होगी? ये बात सच है, बहुत कुछ हुआ है पर बहुत 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 कुछ होना बाकी है। शांतनु जी, वक्त नहीं है, मैं माफी चाहती हूँ।
10 सेकंड में अपनी बात सलाम कर है। 10 सेकंड 10 सेकंड। रूबिका लियाकत को सलाम। रूबिका वालेकुम अस्सलाम खान साहब, नहीं हूँ मैं। हाँ पूरी चिल्ला चिल्ली शांत हो अरे 10 सेकंड। आपको सलाम है, क्या बात हम हुआ? इस आपने पूरी महाराज चिल्ला की चिल्ली बात में उठा दी, इस डीलर चिल्ला की बात उठा दी। हाँ। आपको सलूट करता हूं मैं। अच्छा बस खान साहब 10 सेकंड शांतनु गुप्ता। इस पूरी चिल्ला चिल्ली में हम जेवर एयरपोर्ट की बात भूल हाँ, गए। जिस नोएडा को अखिलेश यादव मनहूस करा करते थे, उसमें 2024 में 1 करोड़ से ज्यादा पैसेंजर ट्रैवल करेंगे और बहुत सारा विकास होगा उस क्षेत्र का। ये बात तो सच है शांतनु जी, ये बात सच है कि आज का दिन वाकई न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, हिंदुस्तान के लिए ये फख्र की बात है। अगर सरकारें विकास पर चर्चा करें, जैसे आज की तारीख में विकास पर चर्चा हुई ना, विकास पर चर्चा हो तो आनंद भी आता है और देश की जनता आगे जाती है, देश आगे जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।